दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपने दो इंडियन बॉडी बिल्डरों के बारे में बात करेंगे। माइक समरफेल्ड, जॉन प्रेडेस के फ्यूचर पर नजर डालेंगे, नायल के ऑफ सीजन के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे हाल ही में बोले जाने वाले डोरियन येट्स की तरफ से कुछ कंट्रोवर्शियल शब्दों के साथ। दोस्तों हाल ही में करंट एरा को वर्स बोलते हुए डोरियन करंट मिस्टर ओलंपिया चैंपियन को बोलते हैं रेफ्रिजरेटर शेप वर्स। बेसिकली यहाँ पे वो डेरिक को बोल रहे हैं चौकोर बोना, जो कि अब ट्रांसलेशन मैंने कर लिया तो काफी फनी लग रहा है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन दोस्तों यही तो बात है कि जनरल लोग ऊपर से देख के कह दे रहे हैं कि ये एक अजीब सी फिजिक है सिर्फ शायद डेरिक के बाइसेप्स की शेप की वजह से। लेकिन अब डोरियन की इस कही हुई बात को क्या काउंटर करने में बैठूं? मुझे दोस्तों ऐसा कोई लगाव नहीं है डेरिक से, ना ही मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ जो उन्होंने अच्छी कंडीशनिंग ऑन स्टेज नहीं डिलीवर की। क्योंकि जैसी उनकी फिजिक थी वो देख के मुझे ये पता चल गया था कि अगर ये श्रेडेड होती तो कोई भी इंसान आज एक सवाल ना उठा रहा होता। तो गलती और ब्लेम तो सिर्फ और सिर्फ डेरिक का है। लेकिन मैं फिर आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप डीपर लेवल पे एनालिसिस करेंगे तो आपको करंट जनरेशन मच बेटर नजर आएगी 90s 2000 अर्ली 2000 की जनरेशन से। मैं एक बॉडी बिल्डर की दोस्तों नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कलेक्टिव ग्रुप ऑफ बॉडी बिल्डर की बात कर रहा हूँ। आज के बॉडी बिल्डर हमें पहले की जनरेशन के मुकाबले मच कंप्लीट नजर आते हैं, मच बैलेंस नजर आते हैं, मच डेवलप नजर आते हैं। उसी के साथ ऑन एन एवरेज मच बेटर कंडीशनिंग कैरी करते हैं। मैं फिर यही कहूंगा कि पहले के जमाने में टॉप 2 या टॉप 3 ही बॉडी बिल्डर्स कंडीशन रहते थे, उसके अलावा सब डेरिक से वर्स्ट कंडीशनिंग ऑन स्टेज दिखाते थे हम लोग को। लेकिन पहले के कैमरा, पहले की फिनोमिनल ऑन स्टेज लाइटिंग्स की वजह से वो एक इल्यूजन बनता था, और इल्यूजन अभी भी बन रहा है काफी लोगों के दिमाग में कि वो जनरेशन, वो एरा मच बेटर था करंट एरा से। अब दोस्तों ऐसी सब बातों का मैं कभी भी फैन नहीं रहा। किसी को बोना बुलाना, किसी को ड्वार्फ बुलाना, ये क्या फायदा पहुंचाएगी आपको? किसी को एक ऐसी चीज बोलना जिसको वो बिल्कुल भी नहीं बदल सकता, ये क्या फायदा पहुंचाएगी आपको? दोस्तों डोरियन की फिजिक में जो फ्लॉ था मेरे लिए, वो सबसे बड़ा फ्लॉ उनकी गट थी। हमेशा लोग काफी उनके मसल ग्रुप की वीकनेसेस बताते थे, जैसे उनकी बाइसेप्स या उनकी और भी चीजें। लेकिन मैंने उनको जब भी पोजिंग करते हुए देखा, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ी दिक्कत नजर आई। वो हर एक पोज को हिट करने से पहले अपने गट को पफर फिश की तरह फुलाते थे। अगेन इस जनरेशन में अगर हम इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं निक वॉकर को, जिनका मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि 2000% मच बेटर कंट्रोल है गट पे, तो हम लोग को डोरियन को भी स्पेयर नहीं करना चाहिए। हम लोग को भी डोरियन को माफ नहीं करना चाहिए उनकी गट डिस्टेंशन की वजह से। उनको सिर्फ और सिर्फ लेजेंडरी उनकी कंडीशनिंग की वजह से नहीं बोल देना चाहिए। क्यों हम लोग उनकी गट को नहीं क्रिटिसाइज करते? अब दोस्तों धीरे धीरे जो इवोल्यूशन हुआ है जजिंग में, वो इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं सब फैक्टर्स को देखते हुए ही हुआ है। जो ये 97 की रॉबरी हुई थी, ये किस वजह से हुई थी दोस्तों? यहाँ पे मेन बेसिक चीज हुई क्या थी? यहाँ पे मेन बेसिक चीज ये हुई थी कि एक मच बेटर शेप वाले नासर, एक टाइटर वेस्ट वाले नासर हमें हारते हुए नजर आए थे एक ब्रोकन फिजिक के साथ, डोरियन से, उनकी एक ब्रोकन फिजिक होने के बावजूद। और आप मुझे बताइए, जितना भी क्रिटिसिज्म किसी भी ओलंपिया पे हुआ है, वो कौन से ओलंपिया पे हुआ है? आई थिंक सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म अगर किसी ओलंपिया पे हुआ है तो 1980 पे हुआ है, 97 पे हुआ है, एंड 2025 में भी। अब दोस्तों जजेस की इतनी बड़ी गलती जो हुई थी उन लोग से 1997 में, उससे उन लोगों ने सीखा। क्या सीखा? कि एक ब्रोकन फिजिक वाले बॉडी बिल्डर को हम लोग नहीं जिता सकते, एक ऐसे बॉडी बिल्डर को नहीं जिता सकते जो कि इम्बैलेंस कैरी कर रहा है, क्योंकि वो अगर कंडीशन भी हो तो वो फिर भी नहीं अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि डोरियन का वो औहदा था, वो ऑलरेडी 5 ओलंपिया ट्रॉफीज जीत चुके थे, एक फेवरेटिज्म की नजरों से जजेस उनको देख रहे थे, और उनकी कुछ गलतियां उन्होंने वहां पे माफ कर दी। और वही सारी लगभग सिमिलर गलतियां हमें हादी के केस में नहीं माफ होते हुए देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे शायद वो प्रीवियस लेवल ऑफ फेवरेटिज्म नहीं था। अब दोस्तों यहाँ पे कंट्री बेस्ड फेवरेटिज्म हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि डोरियन भी यूएस के नहीं थे, वो यूके के थे। फेवरेटिज्म जिस भी वजह से हो, वो फेवरेटिज्म था, ठीक है, हम मान रहे हैं उस बात को। तो उन्हीं सारी चीजों से तो सीखते हुए आज जजेस ने ये डिसीजन लिया है, और जब हम इनको वापस से क्रिटिसाइज करेंगे तो दोस्तों वापस से ये वहीं जाएंगे, वापस से हमें गट देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि अगर हम लोग को वापस से एक रॉनी कोलमन जैसा बॉडी बिल्डर देखना है तो हम लोग को गट भी वापस दिखेगी। अगर हम लोग को उस लेवल की मस्कुलैरिटी देखनी है तो हमें उस लेवल की तोंद भी देखनी होगी। डेरिक दोस्तों कितने भी खराब हो, उनकी गट नहीं है, उनका शेप बहुत बेहतर है। और ये चीजें आप मुझे बताइए, भाड़ में जाए जजेस, ठीक है, आप मुझे बताइए पर्सनली आप किसको ज्यादा वैल्यू देंगे, एक एस्थेटिक फ्रेम को, एक एस्थेटिक स्ट्रक्चर को, कि एक अनएस्थेटिक फ्रेम और स्ट्रक्चर को विद डिफरेंस ऑफ मस्कुलैरिटी? अनएस्थेटिक में मतलब ज्यादा मस्कुलैरिटी और एस्थेटिक में कम, किसको आप ज्यादा प्रेफरेंस देंगे? अगेन अभी हम बेस की बात कर रहे हैं, कंडीशनिंग की नहीं। कंडीशनिंग में हगा है डेरिक ने। जजेस ने यहाँ डेरिक को चुना क्योंकि कोई भी और परफेक्ट नहीं था। डोरियन भी इस लाइनअप में होते तो वो परफेक्ट नहीं होते। हाँ, फिल और रॉनी की अलग बात है, लेकिन डोरियन उसी लेवल पे नहीं है। डोरियन वैसे कंप्लीट ना है, ना ही वैसी मस्कुलैरिटी के साथ है वो। लेकिन ये सारी चीजों को राउंड ऑफ करते हुए मैं ये बोलना चाहूंगा कि व्यूज तो ज्यादा उसी को मिलेंगे जो कि ऑडियंस को केटर करेगा, ना कि सच को। चाइना प्रो शो में भारत प्रो शो के सेकंड प्लेसर वरदान मल्होत्रा हमें नजर आए। जहाँ शुरू से शुरुआत करें तो दोस्तों जब वरदान इंडिविजुअल रूटीन करने आए तब उनकी फिजिक काफी टाइट हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे पोजिंग होती गई, आई बिलीव यहाँ पे और ज्यादा फेडेड होती गई उनकी फिजिक। शुरुआत में ही देखते हुए आई थिंक ये क्लियर था कि भारत प्रो शो के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत कम लीनर है वरदान। लेकिन फिर भी शुरुआत में हमें काफी उनकी फिजिक में टाइटनेस देखने को मिली थी, जो कि धीरे धीरे हमें काफी कम होती हुई देखने को मिली। उनका मिड सेक्शन जो कि आई बिलीव काफी बेस्ट पार्ट है उनका, शायद
बेस्ट पार्ट है उनकी फिजिक का, वो आप पहले यहाँ पे नजर डालिए कि कितना ज्यादा डीपली डिफाइंड हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद जैसे जैसे दोस्तों कॉल आउट होते गए वैसे वैसे आप डिफरेंस देखिए मिड सेक्शन में, पहले के कंपैरिजन में कितना ज्यादा फेडेड हमें नजर आ रहा है यहाँ पे। और ऐसी लो क्वालिटी वीडियो में अगर हमें ये चीज देखने को मिल रही है तो चांसेस है दोस्तों ये ऑन स्टेज और ज्यादा देखने को मिल रही होगी जजेस को। जहाँ पे पहले कॉल आउट में दोस्तों भले ही वरदान बीच में खड़े रहे, धीरे धीरे करके जजेस ने उन्हें बाहर किया, फिर उसके बाद इसके बाद वाले कॉल आउट में पोजिंग कराई वरदान की, जहाँ पर उनके चेहरे पे भी हल्की हल्की निराशा हमें देखने को मिल रही थी। अब दोस्तों पर्सनली मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई बॉडी बिल्डर चाहे इंडिया का हो या बाहर का हो, उसके साथ शो में अच्छा सब कुछ जा रहा हो, उसके मुताबिक सब कुछ जा रहा हो या उसके ना मुताबिक सब कुछ जा रहा हो, उसको अपना बेस्ट फेस ही शोकेस करना चाहिए, उसको अपने चेहरे पे अपना स्ट्रेस नहीं दिखाना चाहिए। बट दोस्तों वी ऑल आर ह्यूमन, हम सब आखिर हैं तो इंसान ही। एंड में आप कितना भी खुद को रोक ले, कितना भी खुद को स्ट्रॉन्ग बना ले, निराशा आपके मुंह पे आ ही जाती है। लेकिन दोस्तों नो डाउट वरदान की भी फिजिक अगर थोड़ी और विड्थ अपनी फिजिक में और ऐड करेंगे, विदाउट अ डाउट मेंस फिजिक डिवीजन में काफी ज्यादा ऊपर जाने का दम है वरदान की फिजिक में। 2025 आर्नोल्ड क्लासिक चैंप माइक समरफेल्ड दोस्तों रिसेंट में ये अपनी आर्नोल्ड क्लासिक की पिक्चर पोस्ट करते हुए हमें ये बोलते हुए सुनने को मिले हैं कि बीटिंग दिस वर्जन नेक्स्ट टाइम, यानी कि अगली बार ये वर्जन बीट होने वाला है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी उनकी कुछ फोटोज हमें देखने को मिली, जहाँ पे एक डेडली गून लाइटिंग के अंदर माइक समरफेल्ड की हमें फिजिक थोड़ी सी देखने को मिल रही है, जहाँ वो एक टैंक पहने हुए अपने फादर के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और हल्के से उनके चेस्ट एंड आर्म्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप लोग को याद हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टेज पे बैठ के माइक ने ये बोला था कि अगले शो में वो 5'9" रहेंगे, यानी कि दोस्तों जो लास्ट मिनट रूल चेंज होते हुए हमें IFBB की तरफ से देखने को मिला था, जहाँ पे IFBB बिल्कुल नीचे तक हाइट नापने का कांटा लेके आ रही थी और परफेक्टली एथलीट्स की हाइट नप रही थी वहाँ, जिसके बाद माइक समरफेल्ड की हाइट हमें 5'8" देखने को मिली ओलंपिक के स्टेज पे। ये सारी चीजें एकदम लास्ट मिनट हुई तो माइक की फिजिक इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमें थ्रोन ऑफ होते हुए देखने को मिली। अब दोस्तों इस पूरे सीन में दो सिनेरियो बन रहे हैं हमारे पास, या तो माइक हमें 5'8" पे दिखेंगे या तो 5'9" पे ऑफ कोर्स, लेकिन इन दो सिनेरियो में भी और फैक्टर्स हैं दोस्तों। 5'8" पे दोस्तों जरूरी नहीं है कि जैसे ओलंपिया में हमें नजर आए थे माइक वैसे नजर आएंगे, जिसका मतलब है माइक अगर पहले से तैयारी कर रहे होंगे 5'8" पे ही कॉम्पीट करने के लिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक मच क्लीनर हमें फिजिक देखने को मिलेगी उनकी तरफ से ओलंपिया के कंपैरिजन में। लेकिन अगर वो 5'9" के लिए तैयारी कर रहे हैं जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टेज पे बैठ के बोला था, फिर तो वापस से काफी कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए वो तैयारी 5'9" की कर रहे हैं, उस हिसाब से अपना वेट सेट कर रहे हैं और एंड में फिर से उनसे हाइट मिस हो जाए, फिर से उनकी फिजिक से उनको पानी निकालना पड़ जाए, तो फिर क्या होगा दोस्तों। हम लोग को अभी मुझे नहीं लगता माइक ये चीज वापस से कभी भी एड्रेस करते हुए सुनने को मिलेंगे। मुझे नहीं लगता अपनी हाइट से रिलेटेड कोई भी बातें अब हमें माइक के मुंह से सुनने को मिलने वाली है। लेकिन हम इस चीज पे तो जरूरी अपनी नजर रखेंगे कि माइक की आखिर वेट क्लास कौन सा रहने वाला है, और अगर वो वापस से 5'9" पे आ गए तो ये तो बहुत अजीब हो जाएगा, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि IFBB पूरी कोशिश करेगी। ऑफ कोर्स दोस्तों IFBB में करेंटली जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है उतना शायद ही कभी हुआ हो, और मैं इसमें बहुत बड़ा एक क्रिटिसिज्म का हिस्सा हूँ। अगेन लोग काफी कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे इस चीज को लेके कि यहाँ पे मैं जिसको बोल रहा हूँ वो दोस्तों एथलीट्स नहीं है, ना ही उनका कैलिबर है। मैं यहाँ पे प्योरली IFBB की बात कर रहा हूँ, प्योरली मिस्टर ओलंपिया की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैनेजमेंट वाइज और शो को चलाने के तौर तरीके के मुताबिक मुझे नहीं लगता ये लोग बिल्कुल भी सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो में बोला था ओलंपिया लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स क्रेडिबिलिटी, और इतनी बेकार जेन्युइनली बॉडी बिल्डिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो कि एक मजाक है। आप UFC की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे आपको कभी भी जिंदगी में बॉडी बिल्डिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने का ही मन नहीं करेगा। पहले का जमाना दोस्तों अलग था, जब काई और फिल आपस में बहसा-बहसी किया करते, जेरेमी बेल दिया करते थे सबको माइक पे, वो अलग ही मजा था दोस्तों। आई डोंट नो वो मजा आएगा कि नहीं, क्योंकि दोस्तों सच बात तो ये कि अब एथलीट्स बहुत ज्यादा डरने लगे हैं। किस वजह से? सीधी सी बात है ऑनलाइन ट्रोलिंग की वजह से, और कोई भी वजह नहीं है। क्योंकि अगर ये कुछ ऐसा एगोटेस्टिकल चीज बोल देंगे तो फिर पूरी दुनिया इनको रोस्ट करने से रुकेगी नहीं, तो फिर इन पे मीम्स बनने से रुकेंगे नहीं। तो ये करें भी तो क्या करें, अपनी कॉन्फिडेंस दिखाएं, अपने दिल में जो है उसको बोलें, मामला इंटरेस्टिंग बनाएं कि समाज की देखें और सुने। आखिर करें तो करें क्या? मैं सच बताऊं तो ये सबसे मुश्किल रहा है दोस्तों। जितना स्ट्रेस करेंटली एथलीट्स ले रहे हैं खुद पे, ये हम माने ना माने नेक्स्ट लेवल है। और कोशिश मैं यही करता हूँ दोस्तों कि स्ट्रेस और हेट मेरी तरफ से ना जाए, और मैं जानता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर भी ऐसे ही हैं, व्हिच इज व्हाई आई लव माय कम्युनिटी। दोस्तों रिसेंटली अपने नाम के पीछे काफी ज्यादा हाइप बनाने वाले बॉडी बिल्डर जॉन प्रेडेस हमें वापस से ये बोलते हुए सुनने को मिले हैं कि इस साल 2026 में, यानी कि अगले साल वो हमें मल्टीपल शोज में दिखने वाले हैं। यहाँ नाम लेते हैं टेम्पा, टेक्सास और एटलांटा प्रो का, और बताते हैं इन तीनों शोज में उनके चांसेस है कॉम्पीट करने के। दोस्तों जॉन हमें इस साल मल्टीपल शोज में कॉम्पीट करते हुए देखने को मिले, जहाँ पे उनकी तरफ से हमें काफी अच्छे पैकेजेस भी डिलीवर होते हुए देखने को मिले थे। लेकिन मल्टीपल अच्छे पीक्स डिलीवर करने के बावजूद भी एक भी शो में वो प्रिवेल नहीं कर पाए, जिसका बेसिकली दोस्तों रीजन ये है कि अभी भी उनकी फिजिक में वो डेंसिटी, वो थिकनेस नहीं है जो कि कैरी करके वो आराम से किसी भी शो में उतर के उसको जीत जाए। लेकिन दोस्तों शायद अपनी अगली परफॉर्मेंस देने से पहले इस फैक्ट को वो कंप्लीटली चेंज करने वाले हैं, क्योंकि अभी उनके अगले शो में काफी टाइम है, काफी समय है। तो इस बीच हमें जरूर एक गेमिंग पीरियड लेते हुए देखने को मिलेंगे, एक ऑफ सीजन, एक मसल पुट ऑन करने का फेज जरूर लेते हुए देखने को मिलेंगे जोन, जहाँ पे हमें उनसे सबसे ज्यादा जो इंप्रूवमेंट, हमें उनसे जो सबसे
सबसे ज्यादा डेवलपमेंट देखनी है वो उनकी मिड टू लोअर बैक में देखनी है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस एरिया में प्रोग्रेस करके अपनी ओवरऑल बॉडी में थोड़ी और साइज इंक्रीज करके इजीली जून किसी भी शो को जीत सकते हैं। उनकी बाइसेप्स, उनके क्वाड्स तो ऑलरेडी क्रेजी हैं जो कि हमने देखा हुआ है, लेकिन एक अच्छी डेवलपमेंट और दिखाने के बाद ही हम उन पे भरोसा करना शुरू करेंगे। तो हमारी अगली अपडेट आती है मेरे लिए, मैं जिसको इस डिवीजन में फ्यूचर देखता हूँ, यानी कि क्लासिक फिजिक में मेरे लिए जो फ्यूचर रहने वाला है उसकी तरफ से हमें एक अपडेट देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, मैं नायल डार्विन की बात कर रहा हूँ। दोस्तों नायल की ये ऑफ सीजन अपडेट हमें देखने को मिली है जहाँ पे वो बताते हैं कि ये डे 1 है उनके ऑफ सीजन का। इस पोस्ट के कैप्शन में वो कहते हैं कि कुछ समय से यही वजन और कंडीशनिंग को वो होल्ड करके रखे हुए हैं, अब अगले 8 हफ्ते ग्रो करने के हैं। वो बताते हैं कि सबसे छोटा पेज होगा इंप्रूव करने का उनके करियर जो उन्होंने अभी तक लिया है, और कहते हैं कि इस बार वो स्टेज पे वापस से कुछ क्रेजी करने उतरेंगे। वो पूरी तरीके से डिटरमिन्ड है और खुद पे भरोसा करते हैं कि उनकी अगली शोइंग उनकी पिछली शोइंग से मच सुपीरियर रहेगी। नो टाइम टू वेस्ट, इट्स नॉट गोइंग टू गेट एनी इजियर। समय नहीं है बर्बाद करने के लिए हमारे पास, क्योंकि ये खेल और ज्यादा मुश्किल ही होता चला जाएगा। दोस्तों ये उनके वर्ड्स हम बॉडी बिल्डिंग फैन को काफी ज्यादा एक्साइट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग को याद हो कि नायल ने अपनी फिजिक टैंपा और ओलंपिया के बीच काफी ज्यादा इंप्रूव की थी। प्रोपोर्शनली ओलंपिया में जो उनकी हमें फिजिक देखने को मिली वो मच बिगर भी थी और वही कमाल के प्रोपोर्शंस भी शोकेस कर रही थी, जहाँ पे एक क्रेजी वेस्ट के साथ, एक एक्सट्रीमली फ्लेयर्ड क्वाड्स के साथ, अपर बॉडी में एक ब्यूटीफुल वेट टेपर के साथ हमें अपनी फिजिक दिखाते हुए देखने को मिले। जहाँ मुझे जरूर देखना है कि नायल की फिजिक इसी फ्रेम पे, इसी प्रोपोर्शंस पे और ज्यादा साइज के साथ कैसी लगेगी। क्योंकि दोस्तों इतना तो क्लियर है कि उनके जिस हिसाब के प्रोपोर्शन है उस हिसाब से साइज बढ़ते हुए हमें एनेस्थेटिक नहीं नजर आएंगे डार्विन, जिसकी वजह से दोस्तों मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ नायल का ऑफ सीजन शेप देखने के लिए। ऑफ कोर्स हमें उम्मीद थी कि वो जल्दी हमें किसी शो में नजर आएंगे, हमें शायद आर्नोल्ड में नजर आएंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और दोस्तों ऐसा ही सही है, अभी उनके करियर की शुरुआत, अभी उनके करियर का राइज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए ये है दोस्तों करेंटली अपनी फिजिक में और बेहतर इंप्रूवमेंट करना, अपनी फिजिक को और बेहतर कर देना, क्योंकि जेनेटिक बेस उनसे बेहतर करेंटली किसी भी और बॉडी बिल्डर का नहीं है इस डिवीजन रमोन के अलावा। दोस्तों वीडियो के आखिरी अपडेट में हम बात करते हैं हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर्स जिन्होंने हमें पहली बार इंडिया का नाम क्लासिक फिजिक डिवीजन में सुनने का नसीब दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुनमीत गिल की। अब दोस्तों सुनमीत गिल को हम लोगों ने ओलंपिया की स्टेज पे देखा ही। दोस्तों सुनमीत की इस परफॉर्मेंस से पहले हमने ये बात की ही हुई थी कि कितना ज्यादा मुश्किल है क्लासिक फिजिक में स्टैंड आउट कर पाना, क्योंकि क्लासिक फिजिक दोस्तों सबसे ज्यादा जेनेटिकली डेंस डिवीजन है। लेकिन दोस्तों वहां पे भी अपनी शेप और अपने स्ट्रक्चर की वजह से जरूर हमें अपने कॉल आउट में तो लीडिंग पे नजर आए थे सुनमीत। लेकिन दोस्तों अपना कॉल आउट मैटर नहीं करता, आपकी प्लेसिंग क्या है ये मैटर करता है। और सुनमीत टॉप 15 के बाहर हमें नजर आए, जो कि आप कितना भी बोल लें आपको अंदर से सेटिस्फाई नहीं कर सकता। जरूर आपको वो एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा, आप उस एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूलेंगे और ना भूलना चाहेंगे, लेकिन आपका पैशन आपको खुश नहीं होने देगा इस प्लेसिंग से। दोस्तों करेंटली बहुत ज्यादा पैशन और डेडिकेशन के साथ हमें अपनी फिजिक पे डेडिकेटेड होकर काम करते हुए नजर आने वाले हैं सुनमीत। जहाँ इस पोस्ट के कैप्शन में वो अपना स्टैक रिवील करते हैं। वो कहते हैं कि 16 हफ्ते का उनका एक पुश फेज शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआती डोजेजेस उनकी 800 mg रहेगी, जहां बेसिकली सुनमीत 3 कंपाउंड करेंटली रन कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन, डीएसटी के डेरिवेटिव और ग्रोथ हार्मोन। अब दोस्तों 800 mg कम तो नहीं होता, लेकिन एक ग्रोइंग फेज के लिए उतना कुछ खास होता भी नहीं है। चांसेस है दोस्तों ये शुरुआती उनकी डोजेजेस हम लोग को और हफ्ते बीतते हुए बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, और तभी सुनमीत की भी फिजिक में एक फिनोमिनल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे वो कैप्शन में ये भी बताते हैं, जो कि उनको फीडबैक मिला है जजेस की तरफ से, वो बेसिकली यही है कि उनको अभी अपनी क्वाड की साइज बढ़ानी है और बैक की वेट बढ़ानी है, और इन्हीं दोनों चीजों पे वो करेंटली काम कर रहे हैं। तो मैंने ये चीज नोटिस की थी कि सुनमीत जितने भी एस्थेटिक पोजेस हैं उसमें काफी क्रेजी लगते हैं, उसमें काफी बेहतर उनकी फिजिक नजर आती है, लेकिन जितनी भी डेंसिटी शोइंग पोजेस होती हैं, यानी कि बेसिकली बैक डबल एंड साइड चेस्ट, उसमें वो डेंसिटी काफी लैक करते हुए हमें नजर आ रहे थे। दोस्तों इन्हीं सारी चीजों को फिक्स करेंगे, अपने प्रोपोर्शंस को और बेहतर करेंगे, अपनी फिजिक में और ज्यादा ग्रोथ करेंगे, और इन 16 हफ्तों के अंत में हमें कुछ ऐसी फिजिक शायद वो दिखाने को मिले जिसको देखते हुए हम ये बोले कि हाँ ये फिजिक है जो कि टॉप लेवल प्रोस के बीच डैमेज पहुंचाने का दम रखती है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।